तर्कशास्त्र की शाखाओं की विवेचना करें। सेमेस्टर 1 फिलॉसफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। तर्कशास्त्र की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित है। पहला है पारंपरिक तर्कशास्त्र। पारंपरिक का मतलब होता है दोस्तों पुराना, जो पुराने समय से चलता आ रहा है उसे ही पारंपरिक बोलते हैं। और तर्कशास्त्र का मतलब होता है वैसा शास्त्र यानी वैसा विचार जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तर्कशास्त्र के पिता अरस्तु को माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने ही तर्कशास्त्र के बारे में सभी को बताएं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, तर्कशास्त्र क्या है इस दुनिया को बताने वाले पहले व्यक्ति अरस्तु ही थे, इसलिए इन्हें तर्कशास्त्र का पिता माना जाता है। अरस्तु ने ही तर्क करने वाली वाक्यों का उपयोग करने का ज्ञान सबको समझाएं और उन्होंने ही तर्कशास्त्र को ज्ञान का आधार बताया। दोस्तों, किसी विषय पर अगर आपको तर्क करना है यानी वाद विवाद करना है तो आपको वाक्य की जरूरत जरूर पड़ेगी, और ऐसे वाक्यों का जो उपयोग होता है उसको सबसे पहले बताने वाले अरस्तु ही थे। और अरस्तु ने ही हम सभी को बताया कि तर्कशास्त्र ज्ञान का आधार होता है, मतलब ज्ञान से भरा होता है। अरस्तु के द्वारा दिए गए तर्कशास्त्र के ज्ञान को ही पारंपरिक तर्कशास्त्र कहते हैं, जो लगभग अरस्तु के समय से ही चलता आ रहा ज्ञान है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि पारंपरिक का मतलब होता है पुराने समय से चला आ रहा जो परंपरा है उसे पारंपरिक कहते हैं, और पारंपरिक तर्कशास्त्र अरस्तु के समय से ही चलता आ रहा है, इसलिए इसे पारंपरिक तर्कशास्त्र कहते हैं। लगभग 2000 सालों से अरस्तु के तर्कशास्त्र को ही आधार बनाकर लोग इनके द्वारा बताए गए तर्क को ही बिना बदले ज्ञान प्राप्त किए हैं। आसान भाषा में देखा जाए दोस्तों तो लगभग 2000 सालों से अरस्तु के द्वारा दिए गए पारंपरिक तर्कशास्त्र के ज्ञान को किसी तर्कशास्त्री ने नहीं बदला, और अरस्तु के तर्कशास्त्र को ही अपना ज्ञान का आधार बनाकर उसे ही लोग अनुसरण के मतलब उसका ही फॉलो करते रहे बिना किसी बदलाव के। आई होप आपको पारंपरिक तर्कशास्त्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है दोस्तों तात्विक तर्कशास्त्र। परंपरावादी तर्कशास्त्र को लगभग 2000 सालों तक सभी ने आधार माना, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अरस्तु के पारंपरिक तर्कशास्त्र को सभी ने 2000 सालों से बिना बदले उसे ही आधार माना यानी ज्ञान का स्रोत माना। लेकिन 2000 साल के बाद अरस्तु के इस विचार का विरोध होने लगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलते रहता है और विचार का बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2000 साल के बाद अनेक नए नए विचार वाले लोग आए और उन्होंने अरस्तु के विचारधारा को बदल डाला, उसका विरोध किया। विरोध करने वालों में सबसे प्रमुख थे ब्राडले। ब्राडले ने अरस्तु के परंपरावादी तर्कशास्त्र का विरोध करते हुए प्रत्ययवादी विचारधारा को अपनाया। प्रत्ययवादी का मतलब होता है दोस्तों आदर्शवादी विचारधारा। उनके अनुसार मतलब ब्राडले के अनुसार तर्कशास्त्र अब वहां नहीं है जहां था और वहां नहीं रहेगा जहां है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, कोई भी विचारधारा अपने अपने समय के अनुसार ही सही होता है, लेकिन समय के बदलने के साथ ही वह विचारधारा बदल जाती है क्योंकि लोग नए विचारधारा के हो जाते हैं और समय के अनुसार नए विचारधारा को अपनाना गलत भी नहीं होता है। तात्विक तर्कशास्त्रियों ने अरस्तु के परंपरावादी तर्कशास्त्र का विरोध इसलिए किए क्योंकि उनके अनुसार अरस्तु के विचार केवल अनुमान पर आधारित है, ना कि सत्य पर। मतलब दोस्तों तात्विक तर्कशास्त्रियों का मानना था कि अरस्तु के जो विचारधारा है परंपरावादी वो सत्य पर आधारित नहीं है, केवल अनुमान पर ही आधारित है, इसलिए उन्होंने अरस्तु का विरोध किया। अब उदाहरण से दोस्तों हम लोग समझते हैं, सभी लोग जानवर हैं इसलिए रवि एक जानवर है। मतलब दोस्तों यहाँ अनुमान लगाया गया है कि सभी लोग जानवर है इसलिए रवि एक जानवर है, जो कि सत्य से बिल्कुल परे है, यानी सत्य से इसका कोई भी लेना देना नहीं है।
क्योंकि रवि एक मनुष्य है तो वो जानवर नहीं हो सकता है। अनुमान के लिए ये वाक्य सही है, लेकिन यह वाक्य सत्य नहीं है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि रवि एक मनुष्य है तो वो जानवर नहीं हो सकता है, केवल अनुमान लगाया गया है। और अरस्तु इसी तरह के अनुमान लगाया करते थे, जिसका विरोध तात्विक तर्कशास्त्रियों ने किया है। इसी तरह के अरस्तु के अनुमान जो सत्य पर आधारित नहीं है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, इसका विरोध तात्विक तर्कशास्त्रियों ने किया, क्योंकि अनुमान लगाकर किसी इंसान को जानवर बनाना सत्य पर आधारित नहीं होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो है व्यवहारिकतावादी संप्रदाय। 20वीं शताब्दी के शुरू होते ही परंपरावादी विचारधारा और तात्विक विचारधारा दोनों का ही विरोध अमेरिका के विद्वानों ने करना शुरू कर दिया। जेम्स, सीलर और डीवी, ये 3 अमेरिका के विद्वान थे दोस्तों, जिन्होंने पुराने विचारधारा के स्थान पर अपनी व्यवहारिकतावादी विचारधारा दिए। मतलब सीधा सा है दोस्तों, इन अमेरिका के विद्वानों ने अपना एक ऐसा विचारधारा दिया जो पुराने विचारधारा से बिल्कुल अलग थे और समय के अनुसार बिल्कुल सही थे। क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी विचारधारा एक समय के अनुसार ही सही होता है, हर समय के लिए वो सही नहीं होता है। इसी कारण दोस्तों समय समय पर पुराने विचारधाराओं का विरोध होते रहा। इन नए विचारधारा वाले लोगों को ही व्यवहारिकतावादी संप्रदाय कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने एक नया विचारधारा ही दुनिया को दिया। और व्यवहारिकतावादी का मतलब होता है दोस्तों आदर्शवादी विचारधारा। चौथा पॉइंट है तर्क गणित संप्रदाय। 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे तर्कशास्त्री हुए जिन्होंने अरस्तु के पारंपरिक यानी परंपरागत तर्कशास्त्र को ही आधार मानकर उनमें बीज गणित का उपयोग करके एक नया सिद्धांत दुनिया को दिए, जिसे तर्क गणित संप्रदाय कहा जाता है। नाम से ही दोस्तों स्पष्ट हो जाता है, तर्क गणित मतलब वैसा तर्क जिसमें शब्दों के स्थान पर अंकों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों गणित में शब्द नहीं अंकों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे तर्क गणित विचारधारा कहा गया। इन लोगों ने गणित का उपयोग शब्दों के स्थान पर करके किसी भी वाक्य को सिद्ध करने का तरीका सिखाया। क्योंकि तर्क गणित संप्रदाय ने अरस्तु के नियमों का ही पालन किया था, इसलिए तर्क गणित संप्रदाय को अरस्तु के विचार से अलग नहीं समझा जाता है। आसान भाषा में समझाया दोस्तों तो जिन नियमों को अरस्तु ने शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को बनाए, उसी वाक्यों को तर्क गणित संप्रदाय के लोग अंकों का उपयोग करके बनाए। इसी कारण दोनों को अलग नहीं समझा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट विचारधारा है दोस्तों प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस तर्कशास्त्र में प्रतीकों अर्थात ना तो शब्दों का और ना ही अंकों का उपयोग किया गया, बल्कि इस तर्कशास्त्र मतलब प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में केवल प्रतीकों का ही उपयोग किया गया। प्रतीक का मतलब होता है दोस्तों चिन्हों का उपयोग। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जब तर्कशास्त्र को समझने के लिए चिन्हों का उपयोग यानी सिंबल्स या प्रतीकों का उपयोग किया जाने लगा, तो इसे ही प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र कहा गया। प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र को तर्क गणित संप्रदाय से अलग नहीं माना जाता है, बल्कि इसे तर्कशास्त्र का ही विकसित रूप माना जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि गणित में ही चिन्हों का उपयोग किया जाता है, इसलिए प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र को तर्क गणित का ही एक अंग माना जाता है, बल्कि उसका एडवांस रूप माना जाता है। इस तर्कशास्त्र में किसी भी विचारधारा जो तर्कशास्त्र से जुड़े हों उसका विरोध नहीं किया गया है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के विद्वानों ने किसी भी तर्कशास्त्र के विचारधारा का विरोध नहीं किया है, जैसा कि दूसरे विद्वानों ने अलग अलग तर्कशास्त्र के विचारधारा का विरोध किया है। दोस्तों मेरे इस नोट्स को आप हूबहू अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।